अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर हम आज बात करने जा रहे हैं उनमें शामिल है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल में ऊंच नीच है उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरा मैन पर क्यों तशद्दुद किया ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय जासूस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक और बड़े भारतीय जासूस को पाकिस्तान से रिहा किया गया है। कलभूषण यादव नेटवर्क के पाकिस्तान में मददगार कौन हैं उससे भी आपको आगाही देंगे। पाकिस्तान की 10 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आईएसपीआर के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को सराहा है। बरतानवी एयरलाइन ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए परवाजें भी बहाल कर दी हैं। बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात अब बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वजूहात क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हूसियों और यमनी हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल एक मरतबा फिर कशीदा हो गई है और अल हदीदा में हूसियों की गोलाबारी भी जारी है। और फिर यमन का मुस्तकबिल क्या होगा। यमनी हुकूमत ने हूसियों को मुज़ाकरात से मुनहरिफ होने का जिम्मेदार भी करार दिया है। ये सारी सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। ईरान में महंगाई और गुर्बत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन पर जबर तशद्दुद भी जारी है। इससे भी आपको आगाही देंगे। और सबसे बड़े जो अहवाज शहर है ईरान का, वहां पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी शुरू कर रखा है। शामी खाना जंगी का खात्मा कब और कैसे मुमकिन है। आलमी ताकतें बशारुल असद को शाम का हुक्मरान बरकरार रखने पर मुत्तफिक क्यों हैं, इससे आपको आगाही देंगे। और साथ में अवाम का क्या मुतालबा है, शामी अवाम का बशार के खिलाफ, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ चीन ने 40 साला माशी तरक्की की रिपोर्ट जारी की है और चीन तरक्की के बावजूद आलमी बालादस्ती का मुतलाशी नहीं है, ये कहना है चीनी सदर का। और इसके साथ साथ एक और स्टोरी शामिल करेंगे क्योंकि आज दुनिया भर में अरबी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए अरबी ज़ुबान की अहमियत किस कदर ज़रूरी है और मुस्लिम माशरा किस तरह से अरबी ज़ुबान को फ़रोग़ दे सकता है ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर जो खजूरों का बहुत बड़ा बाग है उससे आपको आगाही देंगे। तो ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दुनिया भर से टॉप स्टोरी हमारे साथ शामिल रहेंगी और आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं हमारे साथी एंकर जनाब और तजज़ियाकार भी हैं जनाब फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में आने का। चूँकि दुनिया भर से हम इस प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं, टॉप स्टोरीज पर तजज़िया करते हैं, तो आज जो पाकिस्तान से जो हमारे पास स्टोरी है, जो ख़बरें चल रही हैं, उनमें एक तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ तब्दील होती है। ज़ाहिर सी बात है। एक नई एंट्री सामने आई है नवाज शरीफ साहब की और उन्होंने कल मुलाकात भी की अपने भाई से और ये भी कहा कि 30 दिसंबर को जब यौम तासीस होगा नून लीग का, बड़े जोश और जज्बे से मनाएंगे। उधर से पीपल्स पार्टी वालों ने भी अपनी तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ किया हुआ है और जरदारी साहब तो ये भी कह चुके हैं कि मुमकिन है कि हुकूमत चंद दिनों बाद चली जाए। और ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ से जो सियासी जमातें हैं उनके जो गार्ड्स होते हैं या फिर उनके जो करीब सेक्रेटरीज होती हैं उनमें इस कदर अना और तकब्बुर होता है कि वो सहाफ़ियों तक को रौन डालते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है और अपोजिशन जमातें जो प्रेशर डाल रही हैं, क्या तहरीक इंसाफ प्रेशर में आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मदनी साहब आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। तो मुझे थोड़े से स्पीड में बोलना पड़ेगा आपके हंस पे वो। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह की सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है ये तो इसका एक लाजमी मुतकाज़ी थे जिस तरह के हालात थे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ बतौर एक तजज़ियाकार कि जिस तरह एहतसाब का अमल तेज़ होता जा रहा है, जरदारी साहब की गर्दन भी मापी जा रही है और नवाज शरीफ साहब भी पेशियाँ भुगत रहे हैं और साथ में नैब जो है शहबाज शरीफ साहब पे भी हाथ डाल रही है। तो ये ख़ुद को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश है कि आपस में मिल बैठ के वहीं शहबाज शरीफ साहब जो कल तक नारे लगा रहे थे कि अवाम का लूटा हुआ पैसा जरदारी के पेट से निकालेंगे हाथ डाल के, जरदारी को लाहौर में घिसेड़ेंगे, वो कह रहे हैं जी आप आएँ हमारे सरपरस्त बने, हमारी सरपरस्ती करें। ये टोटल चोरों का जो है अली बाबा और 40 चोर मिल गए हैं दोबारा से हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब प्रेशर में आएंगे। अच्छा, तो चलें ये तो हो गया, लेकिन जो इमरान खान साहब की हुकूमत के लोग हैं जाहिर सी बात है वो तो प्रेशर ले रहे हैं। कल भी एक उनके रहनुमा ने कह दिया कि जरदारी साहब सिस्टम को डी रेल करना चाहते हैं। तो
फिर तो इससे तो ये लगता है। फिर दूसरी तरफ से खुद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद आवाज़ें उठा रहे हैं कि फवाद चौधरी ठीक नहीं अपनी कारकर्दगी दिखा रहे, और माशी तौर पर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अभी तक ठीक नहीं हो रही। तो इससे तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर भी प्रेशर का शिकार देखिए, जरदारी साहब का जहाँ तक मामला है, वो एक पाकिस्तान के सीनियर हमारे सियासतदान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, बहुत खूबसूरत बात करते हैं। हाफिज़ हुसैन साहब, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, उन्होंने खूबसूरत बात की कि जरदारी साहब जो है एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। जरदारी साहब का ये मामला, जरदारी में भी जो है अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर जरदारी साहब जेल में होंगे, बात खत्म होगी। अच्छा, जेल में जा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जरदारी साहब के इतने हाथ बड़े हैं कि उनके बड़े बड़े जो उनके साथ वाले लोग थे, डॉक्टर आसिम और अब्दुल मजीद लवाई, सबको पकड़ा गया, लेकिन अभी तक वो तो नहीं, अभी इसीलिए आखिरी जितने चीख चिल्ला रहे हैं, यानी अदालत उनको रिलीफ नहीं देगी, नहीं दे रही है। ख्वाजा बरादरान को तो बेचारों की जमानतें भी मुस्तरद होगी, फिर भी उनको बेचारे नहीं है, मुल्क का पैसा लूटा है उन्होंने, मुल्क को खाया, कैसे बेचारे हो गए? तो फिर जरदारी को क्यों नहीं पकड़ रहे? जरदारी को पकड़ रहे हैं, इसीलिए जरदारी चीख चिल्ला रहे हैं। अभी आपस में जो मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अब हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं। अवाम की मुंतखब हुकूमत को आप कैसे गिराने की बात करेंगे? आप अपने माजी को दोनों पार्टियां उठा के देखें, एक दूसरे को घिसेड़ने की बातें, और एक दूसरे को, यही जरदारी साहब थे जो नवाज शरीफ से मिलने के लिए आज तरस रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि उनसे मेरी मुलाकात करा दे। आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जरदारी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग करा दें, मैं तैयार हूँ मीटिंग करने के लिए। कल तक यही जरदारी साहब थे जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है मजबूरी में होता है तो पाँव पकड़ते हैं, अगर मजबूरी में नहीं हो तो गर्दन पकड़ते हैं। अच्छा, एक और जो खबर कल सामने आई कि नवाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने एक कैमरामैन सहाफ़ी पर तशद्दुद किया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मजम्मत की जा रही है। नवाज शरीफ ने ख़ुद भी माजरत की है लोगों से कि हम इसकी तहकीकात में भरपूर ताउन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सहाफ़ियों का भी कसूर है कि चूँकि वो अंदर घुस जाते हैं, फिर उनके गार्ड को भी एक्शन लेना पड़ता है? दूसरी तरफ से कुछ जो बड़े बड़े सियासतदानों के करीब लोग होते हैं उनके अंदर एक बहुत तकब्बुर होता है, वो समझते हैं कि कोई भी करीब ना आए। तो इसमें खुद सियासतदानों का कसूर है या फिर सहाफ़ियों का या अवाम का, कौन कसूरवार है? इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि इस तरह के वाक़यात, कोई गार्ड इस तरह की बड़ी जो है एक्शन, जब तक उसको ये यकीन ना हो कि पीछे जिस शख्सियत का मैं गार्ड हूँ वो उसके जो है हाथ मेरे ऊपर होगा, वो अप्रिशिएट करेगा, वो हौसला रखेगा मेरे ऊपर, जब तक वो उसका जहन ना हो वो ये इक़दाम नहीं कर सकता है। उसको पता है कि मैंने ये जो काम किया है इस पे मुझे इनाम भी मिलेगा। मीडिया में और बातें होती है, लेकिन ऑफ कैमरा कुछ और बातें होती है। एक तो ये है कि ये जो है उनकी जो जागीरदाराना सोच है, जो उनका एक फिरौनियत का एक वो था राज और सोच, अभी तक नवाज शरीफ के गर्दन से सरिया नहीं निकली। एक बात ये। दूसरी, आपने दुरुस्त बात की कि सहाफ़ियों का भी एक, देखिए इन्होंने, इनका जो वो था समा का रिपोर्टर था, चीफ रिपोर्टर था, इनके बारे में ये अभी एक खबर तो ये भी चली कि इन्होंने जो है गार्ड के माथे पे कैमरा मारा था। तो गुथम में इस तरह की दोनों तरफ से कसूर है। तो इसकी रोकथाम दोनों की तरबियत करनी चाहिए। दोनों की तरबियत, देखिए हमारे मीडिया की तरबियत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया के साथ हम सब खड़े हैं, पूरी कौम मीडिया के साथ खड़ी है। मीडिया की एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया जिस तरह की हरकतें करता है उसमें तो ज़ाहिर है इस तरह के। चलें फिरदौस साहब आगे बढ़ेंगे, एक और स्टोरी शामिल करते हैं नाज़रीन किराम। पाकिस्तान से भारतीय जासूस हामिद अंसारी को रिहा किया गया है, और भारतीय जासूस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। कुलभूषण यादव का नेटवर्क भी पाकिस्तान में सरगर्म रहा और कुलभूषण यादव को पकड़ा भी गया। और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो जासूस होते हैं, जो हमले करते हैं, उसमें अमूमी तौर पर पाकिस्तान से अंदर से भी लोग मुलविस होते हैं, और साथ साथ बैरूनी सरजमीन जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक की है, बिलखुसूस ईरान की और फिर साथ साथ अफगानिस्तान की, वो भी इस्तेमाल होती है। फिर दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भारतीय जासूस आते कैसे हैं, और फिर पाकिस्तान की क्या एजेंसियां या पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर हैं कि इन जासूसों को आने से पहले ही इनको रोक दें? नहीं, देखें बात ये कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटी ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है 70 सालों से 2 दुश्मन देश ममालिक हैं। बार्डरें हमारी मिली हुई है, एक दूसरे के खिलाफ हम प्रॉक्सी वार भी लड़ते हैं, इंटेलिजेंस वार भी लड़ते हैं। हमारे जासूस वहाँ है, उनके जासूस यहाँ है, उनकी जेलों में हमारे कैदी, हमारे जेलों में उनके कैदी। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात यह कि इसमें जो है कुछ जो हमारे अंदर से लोग उनके सहूलतकार बनते हैं, हमारे अंदर से मीर जाफ़र, मीर सादिक उनके लिए खिड़कियाँ खोलते हैं, हमारे हमसायों में बैठे कुछ ममालिक उनके सहूलतकार बनते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, ज़ाहिर है, उससे हम ये तवक्को तो नहीं रखेंगे कि वो हमारे लिए अब्दुल सत्तार एहदी भेज दे, वो हमारे लिए ठीक है ना वहाँ से तोहफे ताइब भेजे। इंडिया ज़ाहिर दुश्मन है, वो आपके लिए जासूस भेजेगा और हम भी इंडिया में भेजते हैं जासूस। लेकिन बात ये कि हामिद अंसारी जो है, इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये जासूस, इसके ऊपर अगरचे फ़ौजी अदालत ने इनके ऊपर जासूस डिक्लेयर किया, इनके लिए 3 साल की सज़ा दी, लेकिन ये आते ही पकड़ा गया। 2012 में ये आ गया कोहाट में, और आते ही जिस रात इसने होटल में कमरा लिया था कोहाट के,
हमजा के नाम से नाम उसने तब्दील किया था, जाली डॉक्यूमेंट थे। ये आया था बेसिकली दिल्ली से अफगानिस्तान जलालाबाद से ये गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में दाखिल हो गया और वहाँ पे उन्होंने एक फर्जी कहानी बनाई कि किसी खातून के साथ पाकिस्तानी इनके रिलेशनशिप थे, शादी करना चाहता था, मुसलमान था, इधर आ गए, ये सारी कहानी। लेकिन फ़ौजी अदालत ने 3 साल इनको कैद दी, चूँकि इनके जो है फ़ौजी अदालत की उसमें भी कि ये अमली तौर पे कहीं तखरीबकारी में मुलविस नहीं था या इनको मौका नहीं मिला तखरीबकारी करने का। ये जैसे ही आ गया, जिस रात इसने होटल में कमरा लिया था दूसरे दिन ये पकड़ा गया, तो इस वजह से इसको इनकी सज़ा पूरी हो गई, इसको छोड़ा गया। तो मैं भी इस तरह के जब कैदियों को छोड़ा जाता है तो वहाँ से भी रिलीज़ होते हैं कैदी, पाकिस्तान से रिलीज होते हैं। लेकिन चलें, ये तो हामिद अंसारी का एक डिफरेंट और इंडिविजुअल केस हो गया कि ठीक है उनको मौका नहीं मिला। इससे पहले आप ये भी कह चुके हैं कि दोनों तरफ से प्रॉक्सी वार तो दुनिया में लड़ी ही जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो धमाके हो जाते हैं या पाकिस्तान के अंदर इस तरह कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, इससे ये तासुर उभरता है, लोग ये समझते हैं हमारे यहाँ जब भी कभी धमाका होता है कहते हैं जी राह इसमें मुलव्वस है, तो इसका मतलब तो ये होगा फिर हम लोग सही तरह से उनको जवाब नहीं दे रहे। देखिए हम कम कहते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं। आप अगर इंडिया में कहते हैं किसी को सर में भी दर्द हो तो वो कहते हैं ISI मुलव्वस है, वहाँ कबूतर आती है कहते हैं उसके पीछे ISI है, वहाँ पे मामूली भी पहले ताउन की बीमारी फैली हिंदुस्तान में, कहा इसके पीछे ISI है, जाली नोट मार्केट में आया कहा इसके पीछे ISI है, मामूली भी उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ISI फोबिया बहुत ज़्यादा है। और ISI हर उसमें, बल्कि बहुत मामूली चीज़ों में उसके ऊँट जो राजस्थान से ऊँट गए पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके ऊँट, वहाँ पे उन्होंने उस ऊँट को बाकायदा तौर पे सज़ा दी, उसकी जेल हुई और उसकी निगहदाश्त के लिए 11 पुलिस को मुकर्रर किया कि ये ऊँट पाकिस्तान से ISI ने भेजा है राजस्थान में। तो उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ामात की सियासत है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है और उनकी जो वार है वो जहरीली ज़्यादा है। हम तो वहाँ पे, पाकिस्तान एक पुरामुन मुल्क है, पाकिस्तान ये चाहता है कि हम सायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क है, जाहिर सी बात है वो पकड़ा गया, बड़े अरसे के बाद पकड़ा गया और बड़ी तखरीबकारियाँ भी की, उसने इकरार भी किया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा बदअमनी कार्रवाइयाँ भी की और इसके लिए फिर पाकिस्तान की जो ईरान का जो मुल्क है, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान, उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। तो ऐसे नेटवर्कों के बारे में आप क्या कहते हैं कि हमने, ठीक है दोनों तरफ से हम भी जिस तरह यूज़ करते हैं वो भी करते हैं, तो इसमें एक बात मैं आपको उसकी इसलाह या उसको दुरुस्त करना चाहूँगा कि दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जैसे KGB थी या मोसाद है या CIA है या हमारी जो एजेंसी है, इनमें बुनियादी तौर पे एजेंसीज़ का काम ये होता है कि आप मालूमात को इकट्ठा करके अपने मुल्क लेकर आए। सही। लेकिन राह जो है उनकी जो है ना वो ऑपरेशनल है ज़्यादा, वो ये करती है, वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी करती है। हमारी एजेंसी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के वो अटेम्प्ट नहीं करती है, मसलन वहाँ धमाके नहीं करती है, अब पब्लिक मकामात पे लोगों को नहीं मारती, वहाँ इस तरह की तहरीकें नहीं चलाती है। हमारी एजेंसी वहाँ पे क्या करेगी, वो जाएगी वहाँ पे उनके जो पाकिस्तान मुखालिफ राज और इस तरह की चीज़ें वो लेकर आएगी, इंडिया क्या कर रहा है, इस तरह मालूमात, जस्ट मालूमात। लेकिन उनकी तो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में तखरीबकारी में, दवाकों में, इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है जो गैर कानूनी और इनलीगल है। जो कुलभूषण यादव है, हामिद अंसारी को छोड़ दिया गया, तो क्या कुलभूषण यादव को भी छोड़ दिया जाएगा? नहीं, कुलभूषण यादव को तो नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कुलभूषण तो जाहिर है उनको बहुत, हमारे लिए एक बहुत बड़ा केस है कुलभूषण, आलमी अदालत में इसको हम लेकर गए, वहाँ पे इस पर बात हो गई। इसको तो अगर कोई बहुत बड़ी डील होती है कि मतलब चूँकि हमारे कोई ऐसा जासूस या कोई ऐसी पर्सनैलिटी उनकी जेल में नहीं जो इसकी रिंग की हो, ये दुनिया इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा केस है कि इस रिंग का जो है ना, कर्नल रिंग का हाजिर सर्विस ऑफिसर किसी इंटेलिजेंस का पकड़ा जाता है। हमारे भी है, लेकिन छोटे मोटे एजेंट हमारे पकड़े जाते हैं। साहब एक बात और है, पाकिस्तान तो हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत रियायत करता है, उनके लोगों को छोड़ देता है, कैदियों को छोड़ देता है और बड़ी अच्छी खुराक देता है, मुलाकात करवा दी कुलभूषण से। लेकिन इंडिया का रवैया पाकिस्तान से हमेशा अच्छा नहीं रहता। अभी देखें पाकिस्तान के एक जो आर्मी से कुछ कर्नल, गालिबन उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको इंडिया में पकड़ा गया या उनको मार दिया गया, कुछ इस तरह की खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हमारे यहाँ देखिए उस कर्नल को उन्होंने नेपाल बुला दिया, वो रिटायर कर्नल था, हाजिर सर्विस नहीं था ना, उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। नेपाल चूँकि उनके इंडिया और नेपाल की बॉर्डर लगती है और वहाँ पे नेपाल में जितनी भी वो असल हुकूमत वहाँ पे, अगर आप सही बात बताएं तो वो इंडिया की है, इंडिया का उसमें बहुत ज़्यादा असर उसको, तो वो उसको फ़रेब दे के किसी नौकरी के एजेंसी में डाल के वहाँ पर लेकर गए, उसको वहाँ से उन्होंने अगवा कर दिया। जी चलें आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन इकराम, एक और स्टोरी शामिल करते हैं और ये स्टोरी है हमारे पास पाकिस्तान की जो तरक्की है पिछले 10 सालों में। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, अब बिलखुसूस पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने के लिए जो अमरीकी और बैरूनी ताकतों ने जो जंग मुसल्लत की थी, उसके खिलाफ पाकिस्तान की
तरक्की की जो शरह है वो बहुत अच्छी रही है। रिपोर्ट जारी हुई है पाकिस्तान के ISPR के तर्जुमान के मुताबिक, पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है 10 सालों में। और जो आज एक और बड़ा जो खबर सामने आई उसके मुताबिक बरतानिया ने 2008 में, सितंबर 2008 में, जब मेरिट होटल पर धमाका हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें काफ़ी लोग जाम बहक हो गए थे और कई ज़ख्मी हुए थे, उस धमाके के बाद बरतानिया ने अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी थी पाकिस्तान के लिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बरतानिया में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुकीम है। कहा जाता है कि दुनिया में सऊदी अरब के बाद और मिडल ईस्ट के बाद बरतानिया जो है सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी आबाद हैं। तकरीबन 18 से 20 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो बरतानिया में मुकीम हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको सहारा देते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भेजते हैं सालाना तरसीलात ज़र। तो आज अच्छा फैसला हुआ, ब्रिटिश एयरलाइन ने यह ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ों का ऐलान कर रही है और हर हफ्ते तकरीबन 3 जो हैं परवाज़ें बरतानिया से पाकिस्तान के नया जो एयरपोर्ट बना है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वहाँ पर आया करेंगी। ये एक बड़ी अच्छी बात है और इससे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे हैं और इसे जितना सराहा जाए उतना कम है। फिरदौस साहब, आपका मैं कमेंट लूँगा इसी हवाले से कि ये खबर जो हमारे सामने आई है, बरतानिया में मुकीम भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान किस तरह जा रहा है और पाकिस्तान का दुनिया में किस तरह से चेहरा अच्छा उभर रहा है? देखिए, ये खबर तो पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा है। इस पर पाकिस्तान के तकरीबन अपोजिशन और हुकूमत दोनों जमातों के लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि ये बहुत हमने करवाए है, तो मतलब ये अच्छा इकदाम उसको सराहते हैं। ISPR ने इस पर ट्वीट किया और उनका शुक्रिया अदा किया। बेसिकली जैसे कि आपने कहा 20 सितंबर को जब मेरठ में हमला हुआ था तो उस वक्त इन्होंने ये परवाज़ें बंद की थी। उसकी वजह यह थी कि इनका जो अमला था पाकिस्तान में जब आता था तो वो वहाँ मेरठ पे ठहरता था इस एयरलाइन का, तो इस वजह से इन्होंने अमन अमान की सूरत हाल थी, इस वजह से बंद किया था। और साथ में ये कि ये वाहिद परवाज़ थी, वाहिद एयरलाइन थी जो PIA के अलावा अपनी सर्विस जो है डायरेक्ट इस्लामाबाद से लंदन के लिए इनकी सर्विस थी। और जितने एयरलाइंस हैं अभी भी पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं है, वो पाई जाती हैं, मिडल ईस्ट की हैं, कतर है, दूसरे जितनी एयरलाइंस हैं, इमारात है, ये अपने होम स्टेशन पे वहाँ रुकती है, वहाँ से जाती है। तो इनकी डायरेक्ट परवाज़ें थी और हफ्ते में इनकी 6 परवाज़ें थी। अच्छा। और इनके साथ खुसूसी मुआहदे थे पाकिस्तान के साथ। इसके दोबारा जो है बहाल होना बहुत खुश आइंद है। और साथ में एक और चीज़ ये है कि इस तरह की जब ख़बरें आती है, अब देखिए इन्होंने इनके जो वो थे पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के लिए उनके जो यहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे एक मैसेज गया पूरी यूरोप के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में अमन अमान बहाल हो गया। उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौज की कुर्बानियों को, अवाम की कुर्बानियों को, दहशतगर्दी के खिलाफ इसको भी सराहा। तो इसका एक अच्छा इमेज गया, एक अच्छा पैगाम मगरिब के लिए गया कि पाकिस्तान दोबारा से उस ट्रैक पे आ रहा है और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है बरतानिया में उनके लिए भी जाहिर सी बात है। और जाहिर है जब आप इस तरह के एयरलाइन चलाते हो तो आपके रवाबित होते हैं, ये सिर्फ एयरलाइंस नहीं जस्ट, बल्कि आपके किसी मुल्क के साथ एक रवाबित है, इससे फिर तिजारत बढ़ती है, इससे और बहुत सारे पहलू से इसको देखा जा सकता है। चलें नाज़रीन किराम, आगे भी बढ़ेंगे और मज़ीद स्टोरीज भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एशिया से अफ्रीका तक, अमेरिका से यूरोप तक, पाकिस्तान से सऊदी अरब तक, दुनिया भर की ताज़ा और मुस्तनद खबरें, बेलाग और मुनफरिद तज्ज़ियात, सियासी, समाजी और मुआशरती प्रोग्राम्स, तज्ज़ियाकारों, दानिश्वरों, माहिरीन और मुफक्किरीन की बेहतरीन टीम। उर्दू जुबान के सबसे बड़े मुस्तनद चैनल 24 उर्दू के जरिए हर पल रखेगी आपको बाखबर।
वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए मजीद स्टोरीज पर। हमारे साथ एक और स्टोरी यमन से है। यमन के अंदर जो जंग है वो पिछले 3.5 साल से तकरीबन जारी है और इस जंग के नतीजे में कई लोग जो हैं वो मारे गए हैं और यमनी अवाम की जो ज़िंदगी है वो बहुत शदीद मुतासिर हुई है। और यमन जंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो यमन के हूसी बागी हैं, जो ना सिर्फ अपनी आवाम को उन्होंने यरगमाल बना रखा है बल्कि बैरूनी इमदाद पर, बिलखुसूस ईरानी इमदाद पर उन्होंने अपनी आवाम समेत जो उनके जो पड़ोसी मुल्क है यमन का, सऊदी अरब, उस पर भी हमले जारी कर रखे हैं। यही वजह है कि 3.5 साल से यमन जंग के हवाले से बहस मुबैसा भी चल रहा है और यमन के हूसियों को मनाने के लिए, उनको जंग से बाज रखने के लिए स्वीडन में मुज़ाकरात भी हुए। पिछले पूरा एक हफ्ता स्वीडन में मुज़ाकरात होते रहे यमनी हुकूमत के दरमियान और यमन की जो हूसी बागी हैं उनके दरमियान। और फिर मुज़ाकरात में इत्तिफाक किया गया था कि बाहमी तौर पर जो कैदी हैं एक दूसरे के, तकरीबन 15,000 कैदियों का तबादले का इत्तिफाक किया गया था और यमन के इलाकों में जंग को बंद करने पर भी इत्तिफाक किया गया था। बिलखुसूस यमन की 2 बड़ी पोर्ट्स जो हैं जिनसे पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो है वहाँ से अपनी तेल और दीगर तरसीलात को वहाँ से लेके जाता है। अल हदीदा एक इलाका है, वहाँ पर भी पोर्ट है और साथ साथ अदन में भी एक पोर्ट है, वहाँ पर खाना जंगी बहुत ज़्यादा है। और जो आज की खबर है उसके मुताबिक अल हदीदा के अंदर हूसियों ने दोबारा से जंग छेड़ रखी है और झड़पें भी जारी हैं। और साथ साथ यमन की हुकूमत ने यह कहा है कि हूसी जो हैं वो स्वीडन मुज़ाकरात को नाकाम करने की और उनसे इन्हिराफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ईरान इससे बहुत खुश है कि यमन की जंग चलती रहे ताकि उनके अपने जो मफादात हैं वो उन्हें मिलते रहें। मज़ीद जान लेते हैं इसी हवाले से, मज़ीद कमेंट्स लेंगे। फिरदौस साहब, आप क्या समझते हैं कि यमन की जंग के हवाले से स्वीडन में मुज़ाकरात हो गए और इत्तिफाक भी हो गया कि जंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर भी जंग चल रही है, तो ये हूसी जंग ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ यमन के हवाले से स्वीडन में जो मुज़ाकरात हुए बहुत उजलत में हुए थे। उसका होमवर्क या जो करना था उस पर वो नहीं हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ ममालिक जो हमसाए थे पड़ोसी, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस मुज़ाकरात में। ये सरसरी नौइयत के मुज़ाकरात थे, उसमें बहुत सारी डिपली चीज़ें थी। खुद हौसियों के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे, उन स्टेक होल्डर्स को नहीं ले लिया। हमसाए में सऊदी अरब था, वहाँ मिसाइल फायर होते थे, उनको भी उन्होंने नहीं लिया। वहाँ उनकी भाई पूरी फ़ौज है, इत्तेहादी फ़ौज, वो वहाँ पे हमले कर रही है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने पता नहीं क्रेडिट लेने के लिए था या उजलत में उन्होंने एक छोटी सी हल उसका ये कि खिते के जितने ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं इस जंग में, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, खुद यमनी हुकूमत और जितने फ़रीक हैं, और साथ में पाकिस्तान ने इस पर अच्छा वर्क किया था। पाकिस्तान बड़े उसके से स्लोली उस पर जा रहा था। ये उजलत में अक़वाम मुत्तहिदा ने पता नहीं पाकिस्तान के किरदार को ख़त्म करने के लिए इस पर एक छोटा सा स्वीडन में 2 बंदूक को बुला के वहाँ पे उन्होंने उस पर डीपली वो मुज़ाकरात जितने होने चाहिए थे नहीं हुए। बहुत पहलुओं पे हो जाएंगे। इसमें यह होता है कि पहलू आप क्या देखने होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपके मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। फ़ौरन ये चीज़ें नहीं होती कि जंगबंदी हो गई जी, इधर गले मिल गए, हाथ मिला दिया, ख़त्म, टेबल, ऐसा नहीं होता। अब ये कि हल ये कि दोबारा से इसको जो है पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए। इसमें ईरान मान जाएगा। ईरान, चूँकि ईरान से पाकिस्तान की बात हुई थी, ईरान ने हामी भरी थी कि हम इस पर पाकिस्तान जो आगे बढ़ेगा, हम इसी तरह सऊदी अरब से भी बात हो गई थी। लेकिन ईरान तो ये कहता है कि यमन हमारे लिए मुक़द्दस है और यमन के ज़रिए से हम हरमैन तक जाएंगे और विलायत फ़क़ीह को हर जगह उन्होंने फैलाना है। और फिर यमन के हवाले से ईरान में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं। तो ईरान तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात पर राज़ी हो कि ईरान, देखिए ईरान असल मसला है कि ईरान वहाँ पे जिन लोगों के इन्हिसार करके लड़ रहा था, जो उनके वो थे, गुमाश्ते थे या जो भी उनके वो थे, हौसी थे, हौसियों की कमर टूट चुकी है वहाँ पे। वो ज़ाहिर कितने एक कबाइल कितने अरसे तक लड़ेंगे वहाँ पे। तो वो हौसी जो है अभी उनको समझ आ गई कि हम तो इस्तेमाल हो रही थे। तो उन्होंने देखे कि कुछ अरसा हो गया, उन्होंने सऊदीया पे मिसाइल भी फायर नहीं किए। वो अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासर, कुछ कमांडर उनके ऐसे अभी जिन लोगों ने दोबारा छेड़ी है वो ईरान के ईमा पे उन्होंने किया है। तो वो कोशिश है, ईरान अभी खुद अंदर अपने मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल है उसकी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा, चलें नाज़रीन किराम, आगे बढ़ेंगे और मज़ीद बात कर लेते हैं। इराकी पार्लिमानी वफ़द की शाह सलमान से मुलाकात सामने आई है। पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले इराक के जो नए सदर थे, 2018 मई 2018 में इराक में इंतखाबात हुए। उसके बाद एक मखलूत हुकूमत इराक के अंदर बनी थी
और आपको मालूम होना चाहिए कि 2003 में जब सद्दाम के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी, उसके बाद 2008 में इंतखाबात हुए और फिर 2018 में इंतखाबात हुए। तो ये 2018 में इंतखाबात जब हुए तो चूंकि कोई पार्टी भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए मखलूत हुकूमत बन गई। और जो वहाँ के सदर थे बरहम सालेह, उन्होंने दौरा किया, अपना कुवैत का भी दौरा किया और उसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात भी गए, सऊदी अरब भी आए, शाह सलमान से मुलाकात भी की और उसके बाद बल्कि सऊदी अरब आने से पहले वो ईरान भी गए, ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें की। इराक का जो मसला है बुनियादी तौर पर मशरक़ वुस्ता में, यहीं से बुनियादी तौर पर जो मशरक़ वुस्ता में बदअमनी पैदा हुई वो इराक से ही पैदा हुई 2003 में जब अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी। अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। जंग के बाद ईरान ने इराक पर कब्जा कर लिया था, वहाँ की सियासत पर, वहाँ की वसाइल पर, और इराक को सऊदी अरब से दूर कर दिया था। लेकिन अब क्वेश्चन सामने आ रही हैं कि इराक जो है वो सऊदी अरब के करीब हो रहा है, सऊदी अरब भी इराक को करीब कर रहा है। और उससे पहले बरहम सालेह जो सदर हैं इराक के, उन्होंने दौरा किया। और अब जो है कल जो है वो पार्लिमानी वफद आया है इराक का, उन्होंने मुलाकात किया शाह सलमान से। और ये एक बड़ी एक जो स्टेटमेंट सामने आई, उसके मुताबिक इराकी स्पीकर जो हैं, पार्लिमान के जो स्पीकर हैं, उनका ये कहना था कि इराक की हुकूमत ने इराक के अंदर दाइश को जो शिकस्त दी है वो सऊदी अरब की मदद से दी है। अगर सऊदी अरब इराक की मदद ना करता तो इराक के अंदर दाइश का खात्मा नामुमकिन था। और दूसरी तरफ से सऊदी अरब ने जो इराक के साथ अपना बॉर्डर लगता है उसे बंद किया हुआ था, उसे भी खोलने का इंदिया दिया है। तिजारती तौर पर भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। और कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए ये जो मुलाकातें हैं, ये जो ताल्लुकात हैं, बहुत बड़ी पेशरफ्त हैं और इससे मुस्तकबिल में बड़े अच्छे समरात मिल सकते हैं। फिरदौस साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो इराक है ये बुनियादी तौर पर एक मरकज़ बन गया था, इसी से बाकी मुल्कों में जंग छिड़ी है। तो अब सऊदी अरब और इराक पर ज़्यादातर जो कब्जा था, कंट्रोल था, वो ईरान का था, ईरान ज़्यादातर था। अब वहाँ की जो कौम परस्त लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ईरान को वहाँ से निकाल दें, क्योंकि उसकी वजह से ईरानी जो मलिशियाएं हैं इराक के अंदर, अल-हशद शाबी है और दीगर हैं, उन्होंने बड़ी बदनामी फैलाई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि इराक को साथ मिला रहा है बाकी ममालिक के दरमियान में? देखिए, इसमें यह है कि किसी भी मुल्क में जब जंग ज़दा जहन होता है तो वो बहुत अरसे तक नहीं चलता है। अच्छा। जंग ख़त्म होती है, उसके कौम, उसके लोग जो उस मुल्क के हैं वो सोचते हैं कि हमने अपने मुल्क को उठाना है, उसको आगे लेके जाना है। जंग बहुत अरसे तक नहीं रह सकती, जंग का मिजाज भी नहीं रह सकता है। तो इराकी कौम ने ये चीज़ महसूस कर दिया कि अभी जिस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क में है, इससे तो मतलब वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। वो इराक जो कभी तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा था, बिल्कुल खंडारा बन चुका है। तो अब उन्होंने ये कहा कि ईरान तो उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकता इस खित्ते में, रीजन में। अस्करी तौर पर तो उसने किया जो करना था, लेकिन उनकी मईशत को उठाने के लिए, उनके इक़्तिसाद को उठाने के लिए, उनके मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो अरब ममालिक के मोहताज हैं। सो उन्होंने कोशिश ये की है, अभी तक तो उन्होंने ईरान से अलहदगी का या ईरान से लाताल्लुक़ी का इजहार नहीं किया है, लेकिन साथ साथ ये सऊदी अरब की तरफ, कुवैत की तरफ, अरब ममालिक की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं कि इनके ज़रिए से, इनके जब ये खुश होंगे तो हमारी मईशत का पहिया चलेगा। इराक भी सऊदी अरब इराक को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब की हमेशा से ख्वाहिश है कि रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर किसी भी मुल्क के लिए वो बढ़ चढ़ के उनके साथ ताउन कर। चलें फिरदौस साहब, एक और स्टोरी शामिल कर लेते हैं। ये है हमारे पास चीन की माशी तरक्की के 40 साल मुकम्मल हो गए हैं और 1978 में जो दंग शाओपिंग जो उनके एक रहनुमा थे चीन के, उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया था कि चीन को जो कम्युनिज्म है उससे हटकर जो ज़री तरक्की है और माशी तरक्की है उसके ज़रिए चीन को आलमी दुनिया में आगे लेकर जाना है। 40 साल पहले चीन ने सफ़र शुरू किया था तरक्की का और अब चीन जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी जो है माशी ताकत बन चुकी है और चीन का जो जीडीपी बताया जाता है वो 11,000 अरब डॉलर से ज़ायद है। और चीन की जो बरामदात हैं, जो बैरूनी दुनिया को चीन अशिया एक्सपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.26 ट्रिलियन से ज़ायद हैं। और इनमें बड़ी हैरानकुन बात यह है कि जो बरामदात हैं चीन की 18.6% वो अमेरिका में जाती हैं और इसी तरह 16.6% जो है वो यूरोप में जाती हैं। और फिर दुनिया में चीन का विजन है 2025, चीन ये कहता है कि मेड इन चाइना की जो एक जो मेड इन चाइना जो उनका एक पूरा एक वो मोटो है, उससे जो चीनी मसनूआत हैं वो पूरी दुनिया के हर जगह हो, ये 2025 का उनका विजन है। इस पर भी वो गामजन है। और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, हर जगह चीन सरमायाकारी कर रहा है और हर मुल्क में
तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहां पर चीन की इन्वेस्टमेंट है और भारी इन्वेस्टमेंट है। यूरोप भी बहुत परेशान है चीन से और इसी तरह अमेरिका भी बहुत परेशान है। आज जो 18 दिसंबर को 40 साल मुकम्मल हुए हैं माशी इस्लाहात के, उस हवाले से जो चीनी सदर हैं उनका ये कहना था कि हमने जो तरक्की की है इसका मकसद हमारा ये नहीं है कि हम आलमी दुनिया पर काबिज हो जाएं, आलमी मईशत पर हम काबिज हो जाएं, लेकिन हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। जंगों से मुल्क आगे नहीं जाते हैं। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से, इस पर मजीद बात कर लेते हैं फिरदौस साहब से। फिरदौस साहब, आप चीन को क्या देखते हैं? चीन के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान चीन को अपना दोस्त कहता है, CPEC का मंसूबा भी है, और चीन ने जैसे आज अपनी स्टेटमेंट जारी की कि 40 साल का सफ़र कैसा रहा, तो चीन की तरक्की को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है और दुनिया क्यों चीन से डर रही है? देखिए, चीन जो है दुनिया का एक ऐसा मुल्क बन के उभरा है पिछले कुछ अरसे में कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि चाइना जैसे ताकत से ताल्लुकात बिगाड़े। अच्छा। चूँकि मुस्तकबल चाइना का है और चाइना भी बड़ी उन खूबसूरती के साथ बड़ी उन्होंने फोकस किया हुआ अपने मईशत के साथ। उनके सेटलमेंट के मसाइल इंडिया के साथ भी हैं और ममालिक के साथ भी उनके हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं छेड़ रहा है, जंग की तरफ नहीं जा रहा है। उसका टोटल फोकस ये है कि वो अभी चूँकि 11,000 अरब डॉलर जैसे आपने कहा GDP है, उधर अमेरिका के 19,000 अरब डॉलर है, तो अभी इस फिगर को इन्होंने क्रॉस करना है। जब तक वो इस फिगर को क्रॉस नहीं करते हैं वो सुपर पावर होने का दुनिया में इस तरह के कोई दावा नहीं करेगा। तो टोटल उसका फोकस अभी उसकी तरफ। और पाकिस्तान का अच्छी बात है कि खत्ते में चाइना एक बहुत अहम मुल्क है और हमारे साथ उसकी सरहद लगती है और पाकिस्तान के साथ उनके दोनों तरफ से उनके जो ताल्लुकात है उसको सराहा जाता है। तो लेकिन गवादर जो है, गवादर हमने चाइना को हवाले किया हुआ है, चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान गवादर के ज़रिए चीन बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान का भी एक चीन की तरक्की में रोल तो होगा। देखिए, इस तरह ये होता है कि आप जी कुछ मफरूज़े हैं CPEC के हवाले से, गवादर के हवाले से कि चाइना इसको इंडिया कंपनी बनाएगा, हमसे कमाएगा। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एक बहुत ज़िम्मेदार मुल्क है, और या सिंगापुर या इस तरह के जैसे श्रीलंका जैसे ममालिक के साथ इसकी तशबीह नहीं दी जा सकती, इसको नहीं दी। तो चाइना भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे इससे। अच्छा, कोई पाकिस्तान की उस पर सलामती भी कोई हर्फ नहीं पाकिस्तान डिग्निटी और ऑनर के साथ उनके साथ डील कर रहा है कोई। अच्छा, फिर तो साहब एक और बात कर लेते हैं, एक और स्टोरी है हमारे पास, चूँकि आज दुनिया भर में अरबी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया गया और दुनिया भर में कहा जाता है कि तकरीबन 66 मुल्कों में 470 मिलियन यानी कि 47 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो अरबी ज़ुबान बोलते हैं। और अरबी एक ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी ज़ुबान है दुनिया की, और इस्लाम की जो ज़ुबान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान है, मुसलमानों की जो ज़ुबान है, कुरान की जो ज़ुबान है और हदीस की जो ज़ुबान है, फ़िक़्ह की जो ज़ुबान है, वो भी अरबी है। और दुनिया के अंदर अरब कल्चर, अरबी ज़ुबान ने अपना एक सिक्का बिठाया, जमाया। आज भी यही वजह है कि दुनिया में अरबी ज़ुबान की वजह से पहले ऐसा होता था कि दुनिया का हर मुल्क जो है वो अरबी बोलता था, अरबी सीखता था, लेकिन बाद में जब गलबा दूसरी तरफ पलटने लगा, मगलूब होने लगे अरब ममालिक के लोग, तो उससे फिर अंग्रेज़ी ने, इंग्लिश ने तरक्की की और फिर अरबी किसी हद तक पीछे चली गई। लेकिन अब भी दुनिया में दूसरी बड़ी ज़ुबान जो है वो कहा जाता है कि वो अरबी है। बहुत सारे लोग ये ज़ुबान बोलते हैं। इसी वाले से दुनिया भर में आज 18 दिसंबर को आलमी दिन करार दिया जाता है अरबी के हवाले से। तो इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान से स्कॉलर भी मौजूद होंगे, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, उनसे भी हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरबी की अहमियत क्या है और मुस्लिम माशरे में इसको कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। देखिए, अरबी की अहमियत जैसे आपने फरमाया कि अरबी हमारे कुरान की ज़ुबान है, मुसलमानों की ज़ुबान है, जन्नत की ज़ुबान है, और उसके साथ साथ अरबी जो है बतौर एक ज़ुबान के इस्लाम और मुसलमानों से हट के भी इसको देखा जाए तो इसकी जो खूबसूरती है अरबी का, इसका रसीलापन है, इसके इस्तिआरात की रंगीनी है, चाशनी है, इसके फसाहत व बलागत है, उस हिसाब से भी अरबी बहुत बड़ा मकाम रखती है। और इसका जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसका पस मंज़र अगर हम इस पर बात करें तो ये 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको दफ्तरी ज़ुबान करार दिया। अच्छा। जो चंद ज़ुबानें थे जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी दफ्तरी ज़ुबान करार दिया, उनमें अरबी ज़ुबान भी है। और अरबी ज़ुबान पे बहुत तहकीक हो गई, बहुत कुछ लिखा गया है। मुस्तशरिकीन और मगरबी मुस्तशरिकीन और उन लोगों ने जो तहकीक की अरबी ज़ुबान में, मुहक्किकीन ने, उन्होंने कहा कि साइंस, तिब, फल्कियात, इस तरह की ईजादात में भी हमारे जो डिक्शनरियाँ हैं उसमें कोई 25,000 अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी के हैं। उनकी तरक्याती उसमें जदीद उसमें साइंस में। तो अरबी का एक बहुत बड़ा किरदार है दुनिया की तहजीब में, दुनिया के कल्चर में, दुनिया के इस सारे। लेकिन हमारे लिए एज पाकिस्तानी इस आलमी दिन के मौके पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे आइन को आप उठा के देखें। 1973 में जब इसको दफ्तरी ज़ुबान करार दिया गया था, उसी 1973 में पाकिस्तान में एक आइन बना था। उस आइन के बावजूद
बाबदूम का जो है ना, उसमें बाबदूम आइन के, और उसमें शेक 2 है और 31 आर्टिकल है उसको उठा के देखें। उसमें लिखा हुआ है साफ और वाशगाफ अल्फाज में कि पाकिस्तानी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अरबी ज़ुबान की नशर व इशाअत, इसके फ़रोग़ और इसको सिखाने में कौम को और इदारों को फैसिलिटेट करे, ऐसे इदारे कायम करे जो अरबी ज़ुबान को सिखाए। चूँकि ये अरबों की ज़ुबान के अलावा ये मुसलमानों की सानवी ज़ुबान है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, एक अरब से ज़्यादा, वो इस ज़ुबान को बोलते हैं, उनको सीखना चाहिए। तो अरबी ज़ुबान की बहुत ज़्यादा अहमियत है इसमें, कोई तो। लेकिन ये अगर इसकी तारीख़ पे बात कर ली जाए तो ये गलबा था, पूरी दुनिया के लोग अरबी सीखते थे, अरबी में किताबें लिखी जाती थी, अरबी ज़ुबान के ही मुफक्किर और सियासतदान थे, तो गलबा जो था वो ख़त्म तो हो गया। अब दोबारा से अरबी का गलबा कैसे हो सकता है? देखिए, एक चीज़, गलबा कोई भी ज़ुबान या जो लैंग्वेज होती है वो ताकत के साथ ही होती है। अब देखिए, अमेरिका की अंग्रेज़ी हम सब क्यों बोलते हैं, ये इस वक्त दुनिया के ताकत की भी ज़ुबान है, दुनिया की टेक्नोलॉजी की भी ज़ुबान है, दुनिया की ईजादात की भी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान थी, अरबी ज़ुबान ने सदियों राज किया है, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के पास ईजादात थी, मुसलमानों की ताकत थी। ये फ़ातिह हमेशा ये होता है कि जो फ़ातिह होता है उसकी ज़ुबान जो है ना मफ्तू बोल लेते हैं, कल्चर उसको अडॉप्ट कर देते हैं। देखिए, आप बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इसका मतलब तो ये हो कि मुसलमान अभी तक फ़ातिह नहीं बन रहे। मुसलमान, जब मुसलमानों का उरूज शुरू होगा उस वक्त अरबी ज़ुबान उरूज कैसे शुरू हो सकता है? उरूज ज़ाहिर है, हम अपने जो रविश को तर्क कर दें, अपने जो बुनियाद है उस पर दोबारा लौट आए, हमारे जो कुरान और सुन्नत की तरफ वापस पलटे, हमारी जो असास थी मुसलमानों की उसकी तरफ पलटे, मगरिब की आंधी तकलीद को छोड़ दे, तो मुसलमानों का उरूज होगा दोबारा से। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में तो अभी तक सरकारी ज़ुबान को उन्होंने बावजूद लिखने के, देखिए पाकिस्तान में एक चीज़ तो ये, एक तो सरकारी तौर पे इस पर कोई फैसिलिटेट नहीं हो गई है, लेकिन एक हौसला अफजा बात यह है कि अली तंतावी एक बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत बड़े अदीब थे, सूरिया के, शाम के। ये एक दफ़ा कराची गए, इसी तरह के एक सेमिनार में, प्राइवेट सेमिनार थी, उसमें जाके उन्होंने कहा कि आज हम अरब आते हैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, लेकिन एक दौर आएगा कि आप पाकिस्तानी आएंगे हम अरबों को सिखाने के लिए। अच्छा। तो प्राइवेटली पाकिस्तान में अरबी पे हो रहा है काम। हमारे इतने मदारिस है जिन मदारिस में किताबें अरबी में पढ़ाई जाती है। इस वक्त मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुफ्ती साहब, आज दुनिया भर में अरबी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में मुसलमानों की एक बड़ी शनाख्त अरबी ज़ुबान है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दीगर जो मुसलमान हैं वो अरबी ज़ुबान से इतने आशना नहीं हैं। तो आप अरबी के हवाले से, आलमी दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि अरबी ज़ुबान हम सब की मजहबी ज़ुबान है और आज अरबी का आलमी दिन है। इस हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस दिन ख़ास तौर पर यह आज़म करना चाहिए कि वो तमाम के तमाम मुमालिक जिन मुल्कों के अंदर अरबी ज़ुबान को तरजीह और अहमियत नहीं दी जाती, हम अपनी इस अहम तरीन मिल्ली, दीनी, मजहबी, तिजारती ज़रूरत को पूरा करें। और इस वक्त अरबी की जो दुनियावी हैसियत है वो भी अपनी इंतहा और अपने उरूज को छू रही है। उन तमाम हैसियतों और तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए हमें अरबी ज़ुबान, लुगत अरबी के इजरा, तरकीब, उसको समझना और उसको फ़रोग़ देना और ख़ास तौर पर अरबी की फ़िज़ा कायम करना, ये बुनियादी तौर पर हम सब के लिए ज़रूरी है। ये इंतहाई आसान ज़ुबान भी है, मुनज़्ज़म भी है, महफूज भी है। आसान किस तरह है कि इसके क़वाइद की तादाद बहुत कम है। मुनज़्ज़म किस तरह है कि इसमें लुगत और बयान के मुस्तक़िल निज़ाम मौजूद हैं। महफूज किस तरह है कि अल्लाह ताला की महफूज किताब इसी ज़ुबान के अंदर है और हम सब का ये बुनियादी अक़ीदा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब अल्लाह ने कुरान करीम को हमेशा हमेशा महफूज रखना है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अरबी ज़ुबान को भी महफूज रखना है। इसके अलावा आपको मालूम है कि ये खुद कुरान करीम भी कुरानन अरबिय्यन गैर ज़ी इवज लअल्लहुम यत्तक़ून, कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अरबी ज़ुबान के अंदर है और इसकी जा बजा कई मकामात पर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहमियत भी बयान फरमाई है। तो आज के ख़ास तौर पर इस अहम तरीन दिन में हम सबको
इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। ये जुबान कयामत तक रहेगी, दूसरी जुबानों की तरह गुमनामियों की मौत कभी नहीं मरेगी। मुफ्ती साहब एक और बात जी, इसका इब्तिदा आफरीनत से लेकर अब तक और ता क़याम क़यामत इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका दवाम रहेगा। मुफ्ती साहब एक और बात जो है, जिस तरह से आपने अरबी की अहमियत तो बता दी, पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस्लाम के नाम पर मुल्क बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर उर्दू का भी सही तरह से जिस तरह फ़रोग होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, और अरबी का भी जिस तरह से हुकूमती सतह पर फ़रोग होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। मदारिस तो कर रहे हैं, उलमाए किराम वरसतुल अंबिया हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, तो उलमाए किराम की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमती लेवल पर और अवामी इज्तिमात में, अवामी मुआशरे में अरबी के फ़रोग के लिए अपने जो किरदार है वो अदा करें। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि 2010 में विफाकी शरी अदालत ने निसाब तालीम में अरबी को लाजमी करार देने का एक बाकायदा फैसला भी जारी किया था, लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई गम का मकाम है कि फिर उस फैसले को बाद में कलअदम करार दे दिया गया था। इस वक्त स्कूलों के अंदर जरूरत इस बात की है कि इसको फरोग भी दिया जाए और इसकी अहमियत भी उजागर की जाए और इसकी फिजा कायम की जाए। मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ और बड़े पूरी दयानतदारी और पूरे शरह सदर के साथ मैं ये कहता हूँ, अरबी जुबान से दूरी दहशतगर्दी के अंदर भी एक अहम तरीन सबब है। अरबी जुबान से अदम वाकफियत ये फिरकावारियत को भी पैदा करती है। ये शायद किसी को मेरा ये दावा बड़ा अचंभा महसूस हो, लेकिन मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुसलमानों के बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले आम मुसलमान ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि फिरकावारियत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, खुद कुरान करीम का भी हुक्म है। इस फिरकावारियत को खत्म करने का एक अहम तरीन हल ये भी है कि हर मुसलमान अहादीस तज्जिबा को, कुरान करीम को खुद समझे। और वो कैसे समझेगा? बुनियादी शर्त ये है कि वो अरबी से वाकफियत पैदा कर ले। जब अरबी से वाकफियत पैदा कर लेगा तो बाज वो आयात जिनके बारे में हम कहते हैं कि सो कॉल दानिश्वर अपनी तरफ से माना बयान करते रहते हैं और उसकी वजह से लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तफरकाबाजी पैदा करते रहते हैं। जब आम मुसलमान अरबी की गहराई को, उस लफ्ज के माना को, उसकी तशरीह को, तर्जमे और तफसीर को खुद जानता होगा तो जाहिर है कि कोई शख्स उसको कंफ्यूजन के अंदर मुब्तला नहीं कर सकेगा। तो फिरकावारियत को खत्म करने के लिए भी ये एक अहम तरीन। अच्छा, इसी तरह मैं इसकी एक ताजा मिसाल आपको बता दूं, आपने भी सुन रखा होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, बाज लोग सो कॉल दानिश्वर, लिबरल और कुछ सेकुलर किस्म के अहबाब ये कहते हैं जनाब कुरान करीम ने शराब को हराम नहीं करार दिया। अभी कुछ अर्सा पहले भी ये अंडर डिबेट रहा मौजू। तो हालांकि ये क्या है, ये बहुत बड़ी जिहालत का सबूत है। कुरान करीम सूरह मायदा आयत नंबर 90 के अंदर इसको रिज्स करार देता है। अब कोई शख्स जाकर रिज्स का तर्जमा लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जाकर के तलाश करे तो आपको मालूम है कि इसका तर्जमा क्या मिलेगा। इसके तर्जमे और इसकी डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है गंदगी, नजासत, गंदी चीज, नापाक चीज, गंदा फेल, बदकारी, गुनाह, हराम, लानत, कुफ्र, अजाब। ये रिज्स के मानी है। अब आप हैरान होंगे कि जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अलकाब दे रहे हो, ये लफ्ज तो मैं कहता हूँ रिज्स का लफ्ज जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया ये तो नाजायज या कराहत या कबाहत या हराम से भी ज्यादा सख्त लफ्ज है और ये उससे भी ज्यादा सख्त लफ्ज है। और हमारे सो कॉल दानिश्वर क्या खड़े होकर के कह रहे होते हैं कि जनाब कुरान करीम ने शराब को हराम नहीं करार दिया। अरे हराम का लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज तो अल्लाह ने बयान किया है और इसके मानी क्या है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। तो ये याद रखें, जिहालत खत्म करने का, फिरकावारियत खत्म करने का एक अहम तरीन तरीका ये है कि कुरान को समझा जाए, अहादीस तज्रिबा को डायरेक्ट समझा जाए। तो कुरान और अहादीस तज्रिबा को कब समझेगा आम मुसलमान? जब अरबी से वाकफियत रखे। तो मैं ये कहता हूँ कि अरबी जुबान को फरोग देना ये वक्त की जरूरत है और हुकूमतों को भी इस बात पर आना चाहिए। अरे भाई, तुम अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहते हो, फिर खवारियत खत्म कराना चाहते हो, आए दिन के झगड़े खत्म कराना चाहते हो, उसमें भी मुमिद और मुआविन यही बात होगी कि तुम स्कूलों के निसाब तालीम के अंदर
अरबी जुबान को शामिल करो, इसको सिलेबस का एक लाजमी जुज और हिस्सा करार दो। चलें मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और कीमती गुफ्तगू इरशाद फरमाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, आखिरी कमेंट आपसे लूँगा इसी टॉपिक पर, चूँकि हमारे अरब दुनिया से ताल्लुकात भी बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने दौरा किया सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात का, और अरबी जो हैं वो अरबी बोलते हैं, और इंग्लिश से जाहिर सी बात है इंग्लिश ने इतना गलबा नहीं किया कि अपनी ज़ुबान छोड़ दें। तो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो अरब दुनिया को पाकिस्तान का चेहरा दिखाने के लिए कोई ऐसा अरबी मीडिया नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अरबी के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर कोई मीडिया होना चाहिए, कोई वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ज़रिए से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो है वो अरबों को दिखाया जाए। ये हमें अरबों के करीब और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का भी तो ज़रिया बन सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अरबी ये पिछले एक महीने से, बल्कि 1.5-2 महीने से ये बात हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे अहबाब बात कर रहे हैं कि एक ऐसा टीवी चैनल, एक ऐसा मीडिया हाउस होना चाहिए जो अरब दुनिया को हमारा चेहरा दिखाए, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा ताल्लुकात, हमारे सबसे ज़्यादा मफादात अरब दुनिया से। आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब यहाँ पे इकॉनमिक कॉन्फ्रेंस में आए तो वहाँ एक अरबी ने उठ के ऐसा सवाल किया जो हमें शर्मिंदगी का बाइस बना। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता है पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ें। तो पाकिस्तान के बहुत मुस्बित चीज़ें हम दिखा सकते हैं आलम अरब को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा एक टीवी चैनल या इस तरह का एक मीडिया वेबसाइट वगैरह। नाज़रीन इकराम, आगे भी बढ़ेंगे और मज़ीद स्टोरीज भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आखिरी स्टोरी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सऊदी अरब से ये स्टोरी है और दिलचस्प स्टोरी है, हमारे प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनती है। हर रोज़ कोई ना कोई दुनिया भर से दिलचस्प स्टोरी जिसमें हमारे लिए सबक होता है। और ये स्टोरी है सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक है और जो उसके मालिक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग बना रखा है, और इस बाग का जो हुजम है वो भी बहुत बड़ा है, और मशरिक़ वस्ता बल्कि कहा जाता है दुनिया भर में बहुत बड़ा ये बाग है। लेकिन उसकी आमदनी कहाँ जाती है? वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च होती है, और बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें इस बाग की इनकम को ख़र्च किया जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब के जिस शख्स का ये बाग है उसे सऊदी अरब में, ना सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि दीगर जो ममालिक हैं, बिलखुसूस जो गुरबत का शिकार ममालिक हैं, उनमें उनको बहुत ज़्यादा खराज अकीदत पेश किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से घराने चल रहे हैं, बहुत से दीनी मराकज़ चल रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ हम फिरदौस जमाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी अपनी वॉल पर यह स्टोरी शेयर की थी, तो उसे पाकिस्तान में बहुत सराहा गया। अरबी ज़ुबान में थी पहले, और उन्होंने उर्दू में इसको तर्जमा किया और उसे शेयर किया। उनकी अपनी वॉल पर बहुत ज़्यादा इस स्टोरीज़ को पढ़ा भी गया और उसको शेयर भी किया गया। फिरदौस साहब, आप इस स्टोरी के हवाले से क्या बताएंगे जो आपकी वॉल पर तकरीबन 10,000 मेरे ख्याल में शेयर हो चुकी है? तो ये इससे क्या सबक मिलता है नाज़रीन को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस स्टोरी को शेयर करने के बाद मैंने आज एक और स्टोरी निकाली, तो बुनियादी तौर पे मैं महसूस कर रहा था, ये आप भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ इस्लामी दुनिया में हीरोइज़म की कमी हमने डेवलप की, महसूस की है। हालांकि हमारे पास जितने हीरोज़ हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारी तारीख भरी पड़ी है कि इतने हीरोज़ हमारे पास है जिनको फॉलो किया जाएगा। क्योंकि आप देखें, अभी मगरिब के पास तो हीरोज़ नहीं है। वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब किरदार वो तख्लीक करते हैं, फर्जी अपने बच्चों को वो किरदार दिखाते हैं और एक बहुत बड़ा करके उसको पेश कर लेते हैं। अभी बिल गेट है, ठीक है ना, उनके कोई फलाही काम इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको इतना एक बड़ा नाम बना दिया, आवाज़ें बना। लेकिन हमारी इस्लामी दुनिया में ऐसी
कीमती खूबसूरत शख्सियात हैं, उनके बहुत बड़े किरदार हैं, उनके बहुत बड़े काम हैं जिनको मीडिया पे नहीं लाया गया। हालांकि उन्होंने वो काम नमूद व नुमाइश के लिए नहीं की, वो सिर्फ इंसानियत के नाते उन्होंने की, इंसानियत की भलाई के लिए की और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने की, इंसान को खुश करने के लिए। अब ये जो बाग है ये सऊदी अरब के बेसिकली जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, उसके करीब एक शहर अल कसीम उसमें ये बाग है। और ये बाग दुनिया के सबसे बड़ा बाग है खजूरों का। इसमें जो खजूर होते हैं सालाना वो 10,000 टन इसमें खजूर होते हैं। अच्छा। वो खजूर होते हैं और उसके साथ खजूरों की नफीस किस्में जो है 45 किस्में खजूरों की यहाँ पे नफीस हैं। और इसमें जितने दरख्त हैं वो तकरीबन 2 लाख दरख्त यहाँ पे अच्छा। उनकी निगहदाश्त के लिए इसमें बेहतरीन किस्म के दुनिया भर से चुनिंदा जो है इंजीनियर्स रखे हुए हैं, मुलाजमीन रखे हुए हैं, उसकी बाकायदा देखभाल मेडिकल के हवाले से भी ये होती है। लेकिन खूबसूरत बात यह कि इसकी जितनी इनकम है वो इनकम जितने खैराती इदारे पूरी दुनिया में काम करने वाले इंसानियत के लिए अफ्रीका में, पाकिस्तान में या दुनिया के दीगर ममालिक में, वहाँ उन पे खर्च होती है। और साथ साथ में हरमैन शरीफिन में जो दस्तरखान लगते हैं वहाँ पे खर्च होती है। और रमज़ान में या बाकी दिनों में भी, रमज़ान में तो खुसूसी तौर पे होती है, बाकी दिनों में भी। लेकिन खूबसूरत बात यह कि ये जिस शख्स का है सुलेमान राजी, वो कोई अरबपति आदमी नहीं था। अच्छा। वो कोई मतलब उसका बचपन जो है ना सोने के चमचा और ये उसमें नहीं हुआ था। वो जब पैदा हुआ था इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। यहाँ तक कि उसकी स्टोरी जो मैंने लिखी है उसमें ये भी लिखा कि वो स्कूल में जब जाता था तो उसको जो है एक दफ़ा ऐसा मौका आया कि कोई तफरीही प्रोग्राम बना स्कूल में, तो उनके पास 1 रियाल जेब में नहीं था उस प्रोग्राम में देने के लिए। 1 रियाल हर तालिब इल्म से मांगी थी, वो 1 रियाल उसके घर में नहीं थी। वो घर गया, वापस आया बहुत गमगीन, बहुत हज़ीन और ये सारा कुछ। लेकिन वहाँ पे क्लास में उन्होंने कोई सवाल का जवाब दे दिया तो उनके फ़लस्तीनी उस्ताद ने 1 रियाल उनको दे दिया। अच्छा। तो बाद में अल्लाह ताला ने इनको इतना दे दिया कि सऊदी अरब के अमीर तरीन आदमी है। अभी भी उसके जितने वक़्फ़ है वो जो है 60 अरब रियाल से ज़्यादा है जो वक़्फ़ उन्होंने किया है अल्लाह के रास्ते में। तो वो किस्सा इस तरह है कि वो उन्होंने जो है वो उसको बहुत बाद में याद आ गया कि एक उस्ताद ने मेरे ऊपर इस तरह का एहसान किया था, ज़रा ढूंढता हूँ जाके। तो वो पुरानी यादें ताज़ा करते हुए उन राहों पे चलते हुए वहाँ पे गए जिस मदरसे में बचपन उन्होंने गुजारा था। तो वहाँ जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका घर का पता बता दिया। तो घर के पता पे पहुँचे, उस्ताद बूढ़ा हो चुका है, हालात उनके मैशत के बहुत ख़राब हो चुके। उनसे कहा कि आप का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज़ है, मैंने आपको कर्ज़ देना है। तो उस्ताद ने कहा मुझ फ़कीर और मिस्किन ने कहा किसके कर्ज़ मैंने किसी को नहीं दिया है। उन्होंने कहा नहीं मेरे ऊपर है, आप मेरे से गाड़ी में बैठाया। फिर उसको कहा आप याद कर रहे हैं मैं आपके शागिर्द था और आपने उस दिन मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। तो उन्होंने कहा कि अभी आप मुझे वही 1 रियाल लौटाना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं 1 रियाल नहीं लौटाना चाहता, आप मेरे साथ आए। फिर उनको बंगला दे दिया, बहुत महंगी गाड़ी दे दी और कहा जब तक आप ज़िंदा हैं, आप यहाँ पर हैं, आपके जितने अखराजात हैं वो हमारे ज़िम्मे होंगे। तो ये खूबसूरत मतलब किरदार सुलेमान राजी सऊदी अरब में बहुत फलाही काम करते, बहुत ज़्यादा किरदार हैं। अगर आप अगले अपनी स्टोरी में शामिल करें तो ये हमारे ये जो है ना हमारी जो मुसलमान नस्ल है, मुसलमान कौम है, उसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा असबाक है कि हमारे हीरोज़, हमारी शख्सियात, उनका तो ये किरदार है। इसको हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने किरदार में इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। चलें फिर दोस्तों एक और बात भी सलमान राजी के बारे में कहा जाता है या गालिबन किसी और का है, वो अलबैक बड़ा मशहूर है सऊदी अरब में। कहते हैं कि उसकी भी कुछ, उससे भी कुछ 1 रियाल या कुछ इस तरह की इनकम जो है वो जी अलबैक किसी और का है, लेकिन उसमें भी यह है कि वो अपने तो तमाम जो इनकम है, अलबैक तो सबसे पहले बहुत फेमस है, दुनिया भर से आने वाले वो लोग हरमैन में जो आते हैं वो कहते हैं अलबैक ज़रूर खान। और कभी उनमें थोड़े से वो भी हो जाती है कि अलबैक को लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक वो ज़रा। तो उसके भी वो 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा उसका ये है कि अलबैक का वो वापस उसी पे इन्वेस्ट कर लेता है जो उसका वो है। दूसरा फिर हिस्सा वो अपने अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, रिलेटिव लोगों पे खर्च करते हैं। और तीसरा हिस्सा उसका फ़ी सबीलिल्लाह है जिसमें मस्जिदें हैं, फलाही काम है पूरी दुनिया में। चलें फिर दोस्त साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन इकराम, आपने दिलचस्प स्टोरी सुनी आखिर में कि अल्लाह के रास्ते में अगर ख़र्च किया जाए तो अल्लाह उस खर्च करने वाले को कभी ज़ाया नहीं करते। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा है कि जो तुम्हारे अम्वाल हैं उनमें जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो मोहताज हैं, जो मांगने वाले हैं, उनमें तुम्हारे अम्वाल में उनका भी हक़ है, उनका भी हिस्सा है। इसीलिए इस्लामी जो तालीमात हैं उनका उसूल है, इस्लामी तालीमात ने बेहतरीन माशी इकनॉमी निज़ाम दिया है जिस पर अगर चला जाए तो तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। और इस्लाम का बेहतरीन माशी निज़ाम यह है कि ज़कात को आम किया जाए, सदक़ात और खैरात को आम किया जाए, जो मोहताज और गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए,
जब हर मुसलमान अपने तौर पर ये सोच लेगा कि मेरे पड़ोस में कौन मोहताज है, किसे ज़रूरत है, कौन हाजतमंद है, उसकी अगर मदद कर ली जाएगी, सदका खैरात उस तक पहुंचा दिया जाएगा, अपने माल में से सही तरीके से, पूरे तरीके से, अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, भरपूर तरीके से अगर ज़कात निकाल ली जाएगी, तो यकीनन पाकिस्तान से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो मसाइल हैं, जो करप्शन है, इंतशार फसाद है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें इस्लामी तालीमात को अपनाना होगा और अपनी ज़िंदगी में हस्बे वुसअत जिसके पास जितनी ताकत हो उसे खर्च करने की आदत बनानी होगी, भले 1 रुपया क्यों ना हो। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है और जिन लोगों ने ऊपर गए हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करके बहुत बड़े मालदार बने हैं, उनकी जो कामयाब स्टोरीज़ हैं उनका भी मुताला करना होगा, अपनी नौजवान नस्ल को भी बताना होगा कि असल हीरो ये लोग हैं। दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम के लिए दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम की आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।